इज योर रोल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में? ऑलरेडी आई सेड दैट प्रॉफिट इज नॉट द सोल मोटो ऑफ बिजनेसमैन नाउ, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ है, बहुत प्राइमरी पोजीशन रखता है प्रॉफिट। बेटा मैंने एक चार्ट बनाया है, न्यूमेरिकल चार्ट है, इसमें मैंने ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म दिया है। इस चार्ट को आप रीड करो और मुझे बताओ कि आपको कौन सा बिजनेस फर्म का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। किसी ने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया, बट उन्होंने कुछ डिजिट लिख दिया। डिजिट का कंपैरिजन आप ईयर से कर लेना, ठीक है, एंड यू कम अप विद द रिजल्ट। सी हियर 2017, 2018, 2019 ए फर्म 500, 450 एंड 400 इज हियर। क्या था, किस तरह से जंप है, यहाँ दिख रहा है कि ये डाउन स्लोप में जा रहा है। 2017 में 500 पे था और 2019 में 400 करोड़ पे हो गया, इसका प्रॉफिट फिगर डाउन हो गया। मिस्टर बी का फिगर जो दिख रहा है 600 इन द ईयर ऑफ द 2017 एंड 2018, बट इट एक्सटेंड बाय द 50 करोड़ ओनली इन 19। बहुत बड़ा डील नहीं है ये, इट्स नॉट द हाई जंप, इट्स ओनली द 50 करोड़ का जंप हुआ है, यानी ये भी एवरेज में है, इट्स ओके बट नॉट सो मच गुड। एंड सी द फर्म परफॉर्मेंस ऑफ सी फर्म 800 करोड़, 2000 करोड़ एंड 10,000 करोड़, तो यू विल फाइंड आउट दैट कि इसका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट है, ठीक है। किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपको कि मैं अच्छा हूँ या ये अच्छा नहीं है, बट आपका जो डिजिट था उस डिजिट ने आपको बता दिया कि कौन सा बिजनेस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कौन सा बिजनेस है जो आज की पोजीशन में आपको टॉप फिगर दिखा रहा है। इट्स अ फर्म ऑफ सी, ठीक है, सी का फर्म है जो टॉप फिगर आपको दिखा रहा है। तो व्हाट आर द रोल ऑफ द प्रॉफिट? तो सबसे पहला रोल है प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्यों चाहिए बिजनेसमैन को? बताया था मैंने, प्रॉफिट ही चाहिए ना बेटा, सर्वाइवल के लिए, टिके रहना है। कैसे टिके रहोगे? मार्केट में मिनिमम कॉस्ट, सॉरी मिनिमम प्रॉफिट तो अर्न करोगे, जो आपने एक्सपेंस किया है, जो आपने कॉस्ट लगाया है प्रोडक्ट को बनाने में, उतना कवर करोगे और प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट लोगे जो बहुत मिनिमम होगा। सर्वाइवल के लिए चाहिए। सर्वाइवल के बाद मैंने आपको एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस बता दिया, आपको अपने ब्रांचेस बनाने हैं, आपको अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, आपको सेम लाइन प्रोडक्ट में ग्रोथ करना है या न्यू मार्केट, न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाना है, तो आपको कैपिटल चाहिए, आपको रिटेन्ड अर्निंग चाहिए, राइट ना, आपको प्रॉफिट चाहिए, तभी तो आपके ब्रांचेस क्या होंगे, ग्रोथ होंगे। फिर नेक्स्ट वन इज योर हियर, it's a symbol of it's a symbol of the performance, it's a symbol of your efficiency। कैसे पता चल रहा है भाई? आपका रिजल्ट ही आपको बताता है ना कि आप कितने एफिशिएंट हो। जो 95% है और 35% या 60% है, ये 3% आपको बताता है कि 35 आप जस्ट पास हो गए, ऊपर वाले की दया हो गई, कोविड की दया हो गई, आप पास हो गए, राइट। 95 आपको बताता है कि आपने हार्ड वर्क किया है पूरे साल, और 65 बताता है कि यू आर द एवरेज वन स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, ओके। तो दिस इज द फिगर विच से टू यू कि प्रॉफिट इतना आया है, इनका एफिशिएंसी लेवल ज़्यादा है, ओके। द नेक्स्ट वन इज योर प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क। बिजनेसमैन रिस्क क्यों लेता है? बिजनेस आप जानते हो, बिजनेस अनसर्टन है। आप हो सकता है कि पूरा का पूरा आपने कैपिटल लगा दिया, बैंक लोन से लोन लिया आपने बैंक से, ठीक है, लेकिन बिजनेस पूरा लॉस में चला गया, तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे। येट बिजनेसमैन टेकिंग द चैलेंजेस, राइट ना, बिजनेसमैन चैलेंज लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसको पता है कि आप चैलेंज लोगे, आप रिस्क लोगे, तभी आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला है। तो वहाँ एक मोटिवेशन होता है, मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि इफ़ आई टेक दिस चैलेंज तो डेफिनेटली, नॉट डेफिनेटली बट मे बी पॉसिबल दैट कि मुझे एक अच्छा खासा ह्यूज मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। सैलरी आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक, सैलरी आपको जो मिलेगी वो पर मंथ आपका एक कांस्टेंट फिगर आएगा, लेकिन जो बिजनेस होता है वो बहुत ही अप एंड डाउन स्विंग में होता है, कभी कभी आपको बहुत एक्सेस प्रॉफिट दे देता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एक मोटिवेशन होता है, अगर प्रॉफिट ना मिले तो बिजनेसमैन क्या बिजनेस करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोटिवेशन, एंड फॉर दैट मोटिवेशनल इंसेंटिव बिजनेसमैन आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज
challenges, accept all the hurdle which comes in his path. Okay, so this is the next is that it's a reward for the taking of risk. Next, help to gain reputation or goodwill. बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर मैं ये चार्ट आपके सामने रख रही हूँ और बोल रही हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो किस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, किस फर्म में इन्वेस्ट करोगे, आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे सी फर्म में, राइट ना। द थिंग इज दैट कि ये हमारा एक गुडविल प्रेजेंट कर रहा है, हमारा एक नाम बना रहा है मार्केट में, हमारा रेपुटेशन बना रहा है कि यस मार्केट में हम भी हैं, हमारा ये प्रॉफिट फिगर है और लोग हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द गुडविल एंड द रेपुटेशन। नाउ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? ठीक है, अगर सपोज दैट कि मैं स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ और मुझे पता है मेरे पास दो रास्ते हैं, एक ऐसा रास्ता है जो बहुत स्मूथ है, ठीक है, और एक रास्ता है जिसमें बहुत सारे हर्डल्स है, बहुत सारे बैरियर्स है, बहुत सारा यानी बहुत इट्स नॉट प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड, देयर आर द मेनी मोर होल्स आर देयर, ठीक है, बहुत सारे खड्डे हैं, बहुत जर्की पोजीशन है वहाँ, इट्स नॉट गुड फॉर मी। बट आई फील दैट कि अगर मैं उस देखो ये दो पोजीशन मेरे सामने हैं, तो मैं कौन सा चूज़ करूँगी? डेफिनेटली मैं सेफ जोन में चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, आई नो वेरी वेल दैट कि दिस पाथ इज़ ओके फॉर मी। बट बिजनेसमैन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बिजनेसमैन को नहीं पता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है। ऑलरेडी आई सेड दैट कि वो बिजनेस तो करता है, वो प्रोडक्ट के साथ काम तो कर रहा है, लेकिन जो भी चीज़ है वो अनसर्टन है, ठीक है, वो फ्यूचर की बात है। और ये बिजनेसमैन को पहले से पता होता है कि मैं उस जगह से जा रहा हूँ जिसका रास्ते का मतलब मुझे पता नहीं है, ये स्मूथ है या हर्डल है। ओके, फिर भी वो चांस लेता है, फिर भी वो रिस्क लेता है, ठीक है। क्यों रिस्क लेता है? क्योंकि पता है उसे कि उसका मोटिवेशन, रिवॉर्ड उसे क्या मिलने वाला है, वहाँ प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, तो बिजनेस रिस्क किस तरह का होता है, क्या रीज़न है रिस्क होने के? तो देयर आर द 4 रीज़न आर देयर। दिस रीजन्स आर नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज। ओके, आप 12th में जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे कि बिजनेस इतने अनसर्टन क्यों होते हैं। पहले हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज पे। बेटा रिस्क का मतलब जानते हो, खतरा है। क्यों खतरा हो सकता है वो देखो। बिजनेसमैन अपना टाइम दे रहा है, 24 आवर्स दे रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया, कैपिटल उसने अपनी सेविंग से लगाया होगा, बैंक लोन लेके लगाया होगा, राइट। बिजनेसमैन ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि मार्केट में आके काम करना है मुझे। ओके, अब होता क्या है, मान लो कि natural causes, that causes is affected because of the environment, because of the nature. ओके, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि लास्ट टाइम कोविड कब आया था, इन द ईयर ऑफ द 2019। यू नो दैट जो ह्यूमन कर्फ्यू लगी थी वो 22 मार्च था, 22 मार्च था शायद। ओके, 22 मार्च 2020, राइट ना। 2020 22 मार्च को ह्यूमन कर्फ्यू लगी थी। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन अनसर्टन लॉकडाउन हो गया, कोई भी निश्चित काल नहीं था। लेकिन आप सब जानते हो कि स्कूल बच्चों का बंद कब होता है, आप लोग का समर वेकेशन कब से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द मंथ ऑफ द मे, राइट। तो कितने होटल्स होते हैं, कितने टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं जो आपके लिए, उनको पता रहता है कि मई आने वाला है, बच्चों का हॉलीडे होने वाला है, समर वेकेशन आने वाला है, लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, नाना नानी के आप घर जाते हो, टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, राइट। तो बहुत सारा टूरिज्म प्लेस जो था उसने क्या किया था, असेंबल करके रखा था, उसने अपने रिसोर्सेज को असेंबल करके रखा था, वो जो एडिशन कर सकता था वो सारा उसने एडिशन करके रखा था कि मार्च है, अप्रैल है, मई आ जाएगी, छुट्टी लग जाएगी। बहुत सारे स्टेट में तो छुट्टी आपकी अप्रैल से लग जाती है, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपरली क्या किया था, सब अरेंजमेंट करके रखा, पैसा लगाया कि आपको वो और अच्छी फैसिलिटी दे, लेकिन सडनली क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया। नाउ टेल मी, दिस लॉकडाउन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द कोविड इज द, यू कैन से दैट इट्स अ नेचुरल कॉजेज, राइट। अर्थक्वेक आ गया,
सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, ये सब किस में चला जाएगा? नेचुरल कॉजेज़ में। तो नेचुरल कॉजेज़ का मतलब होता है बिजनेसमैन का बिजनेस अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द नेचुरल इशू, बिकॉज ऑफ द नेचर्स प्रॉब्लम। ओके, तो ये भी एक रिस्क है कि पूरा का पूरा बिजनेस तुम्हारा लॉस में चला गया, राइट। सेकेंड इज दैट द ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज आप देखते हो ना, कितने बार दंगे होते रहते हैं, देखते हो दंगे में किसी का कोई दुकान जला देता है, ट्रक क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। द मेनी मोर इश्यूज आर देयर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, कभी कभी मार्केट में मुझे बहुत बड़ी सप्लाई देनी है, सपोज दैट दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए मुझे बहुत सारे नए नए ड्रेस मटेरियल सिल के देना है, ड्रेस मटेरियल मार्केट में सप्लाई करनी है, क्योंकि दिवाली आ रही है और शादियों का एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लगन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ द मैरिज टाइम। ओके, तो उस समय मुझे बहुत सारा मार्केट में फैब्रिक प्रोवाइड करना है, बनारसी साड़ियों का सपोज मैं डील कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारा ऑर्डर आया है, आउट ऑफ इंडिया से ऑर्डर आया है। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है मुझे साड़ी, मार्केट में दिवाली भी आई है, मार्केट में शादियों का सीज़न आया है, मुझे उसके लिए ऑर्डर करना है। ठीक, मैंने बहुत सारे रॉ मटेरियल को अरेंज करके रखा कि मैं बनारसी साड़ी का विविंग करना स्टार्ट करूँगी। मैंने हर एक इक्विपमेंट को अरेंज करके रखा, लेकिन मेरे सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, किस पे चले गए बेटा? स्ट्राइक पे चले गए। तो अब मुझे बताओ, बिजनेसमैन को लॉस होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली लॉस होगा। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन कॉजेज, बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, बिकॉज ऑफ द राइट्स एंड बिकॉज ऑफ सपोज दैट कि मेरे फर्म में क्या सीक्रेट है। ठीक है, मैं कौन से प्राइस पे टेंडर इशू करने वाली हूँ, ये मेरे किसी एम्प्लॉय ने जाके किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को बता दिया, तो मार्केट में वो मुझसे पहले उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा, मेरे प्राइस से नीचे के प्राइस में लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मेरा सेल इफेक्ट होगा, राइट ना। तो दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन कॉजेज। इसमें आप क्या आ सकता है? इसमें चीटिंग आ सकती है, स्ट्राइक आ सकता है, मिसबिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय आ सकता है। तो इट्स ऑल योर ह्यूमन कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब होता है, अब तक मैं जो डील कर रही थी, सपोज दैट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स नोटबुक पे लिखते हैं, तो मैंने नोटबुक प्रिंट करवाया, सॉरी नोटबुक मैंने स्टॉक में करके रखा। मुझे लगा कि बच्चे लोग बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आई अरेंज द मेनी मोर बुक। सपोज दैट आई एम अ डीलर ऑफ द स्टेशनरी आइटम एंड आई डीलिंग विथ ऑल दिस आइटम ऑफ द नोटबुक, बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैग, ठीक है, बैग में अरेंज की हूँ, वाटर बॉटल अरेंज की हूँ, ये सारा चीज़ मैंने अरेंजमेंट करके रखा। सडनली कुछ ऐसी पॉलिसी आ जाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है कि अब स्टूडेंट नोटबुक पे नहीं लिखेंगे, दे विल टाइप ऑल द थिंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो मोबाइल से स्टडी करेंगे, जो आप लोग अभी कर रहे हो, मोबाइल से स्टडी कर रहे हो, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, डिजिटल रीडिंग कर रहे हो, हर एक चीज़ डिजिटल हो गई। तो बताओ वो बिजनेसमैन को लॉस होगा कि नहीं? डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी सफर विद द लॉस। ओके, इकोनॉमिक कंडीशन। चेंज इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस सडनली चेंज हो गया। ठीक है, अब तक वो हार्ड बुक पे लिखते थे, हार्ड नोटबुक पे लिखते थे, अब वो डिजिटल पे लिखना स्टार्ट कर दिए। पहले वो बुक लेते थे रीडिंग के लिए, अब उन्होंने पीडीएफ डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, डाउनलोडिंग से वो पढ़ रहे हो। तो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सडनली मार्केट से डिमांड किसी चीज़ का कम हो जाता है। ठीक है, मार्केट से डिमांड कस्टमर का कम हो जाता है, कस्टमर उस चीज़ को डिमांड नहीं करता है जिस चीज़ को वो बहुत सालों से डिमांड करते आया है, तो उसको हम किस में डाल देंगे? इकोनॉमिक में डाल देंगे। तो इकोनॉमिक में तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगा, मनी की सप्लाई आ जाएगी, बैंक भी बहुत सारे डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं, ये सारे हमारा डिस्कशन किस में आ जाएगा? इकोनॉमिकल कंडीशन में आ जाएगा, इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका फिजिकल। ठीक है, फिजिकल कॉजेज में कौन से कॉजेज आ जाएंगे कि सपोज दैट कोई चीज सडनली आपकी किस में चली गई? स्क्रैप में चली गई। ठीक है, सडनली कोई चीज आपका स्क्रैप में चला,
आउटडेटेड हो गया, तो उसे हम किस में डाल देंगे, फिजिकल कॉजेज में डालेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो जाता है चेंज वो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि पहले एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था, ब्लैक एंड वाइट टीवी हट गया, कलर टीवी आ गई। कलर टीवी में भी आप जानते हो, देखा होगा पहले के कलर टीवी कैसे होते थे, स्पेस कवर करते थे पीछे तक, आपको कुछ एरिया उनको देना पड़ता था, राइट। वो रिप्लेस हो गया विद द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वॉल टीवी, ठीक है। वॉल टीवी आ गई, एलसीडी स्क्रीन आ गया उसका। एलसीडी ने अरेंज किया ही था मार्केट की, अचानक से एलईडी टीवी आ गई, यही है ना एलईडी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, अपग्रेडिंग इन टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही वॉल टीवी आ गई, तो वॉल टीवी के बाद कर्व टीवी आ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अपग्रेडेशन कम, रिसर्च और डेवलपमेंट होता रहता है। और जैसे ही कुछ रिसर्च होता है, कुछ नया क्राइटेरिया आता है, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी क्या हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। तो इसको हम किस में डाल देंगे, फिजिकल कॉजेज में डालेंगे। तो देखो, बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है जिसमें उसे कुछ नहीं पता है कि नेक्स्ट टाइम में क्या होने वाला है, ठीक है। नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, कौन मेरे साथ चीट कर सकता है, कब आपके एम्प्लॉय चीट करे, स्ट्राइक करे, क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो दैट। इकोनॉमिकल कॉजेज, चेंज इन डिमांड, सप्लाई, टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। फिजिकल कॉजेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रिएटेड एंड टेक्नोलॉजी इज सडनली चेंज। इन सब में लॉस किसका होता है, इन सब में लॉस होता है आपके बिजनेसमैन का। लेकिन ध्यान रखना बेटा, लॉस कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी देता है, ओके। मैं एक एग्जांपल सेट करती हूँ। तो भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, ठीक। वो बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उस लॉस ने एक अपॉर्चुनिटी, गुजरात भुज, वहाँ कच्छ एक प्लेस है, ठीक है। वहाँ जब बहुत बड़ा आपका अर्थक्वेक आया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, सब लॉस हो गया, लेकिन वहाँ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट किसने किया था, एक आई थिंक दैट ही इज अ फार्मर और पॉटर इज देयर, एंड ही क्रिएटेड विद द मिट्टी कूल फ्रिज, ठीक है। एक मिट्टी कूल फ्रिज उसने लॉन्च किया। तो कभी कभी लॉस भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, और वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बिजनेस क्राइटेरिया भी होता है।